हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण आपकी हिस्ट्री की टीचर आज आपको करवाऊंगी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बच्चों कि व्हाट आर द वेरियस सोशल रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बच्चों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। जो आपका फिगर 2 है बच्चों, ये वाला, ये क्या दिखाता है हमें कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसे ऑर्गेनाइज थी, मतलब क्या व्यवस्था थी फ्रांस की सोसाइटी की। के पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन। फ्रांस की सोसाइटी है उसमें जो पीजेंट हैं उसकी जनसंख्या कितनी है बच्चों, पॉपुलेशन कितनी है 90%। मतलब फ्रांस की सोसाइटी में 90% पीजेंट्स थे। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन जो 90% अधिकतर पॉपुलेशन है पीजेंट, लेकिन उसके पास में अपने खुद का लैंड नहीं है बच्चों, ठीक है। उनके पास में वो कल्टीवेट नहीं करते हैं अपने लैंड को, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो अपने लैंड पे खुद खेती करते हैं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स एंड चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। क्या कह रहा है कि जो आपका 60% लैंड है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, चर्च का, और जो आपका नोबल्स हैं उनका, और अदर रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट का उसके ऊपर कंट्रोल है। तो बच्चों सबसे पहले हम फिगर 2 को समझ लेते हैं। इस फिगर में क्या दिखा रखा है, इसमें जो फ्रांस की सोसाइटी है उसका डिवीज़न दिखा रखा है। क्या डिवीज़न देखने को मिल रहा है कि फ्रांस की सोसाइटी में 3 स्टेट थे बच्चों, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेट था उसको हम क्लर्जी बोलते थे, और इसके अंदर कौन आएगा, वो जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल जो स्पेसिफिक आपका स्पेशल फंक्शन करते हैं चर्च में, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो करते हैं चर्च में, उनको हम लोग क्लर्जी कह के पुकारते थे। फिर आपकी सेकंड स्टेट है नोबल्स की, ठीक है। तो नोबल कौन होते थे, इसके अंदर आपका राजा और जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हैं वो शामिल थे। और थर्ड स्टेट में आपके पीजेंट्स थे, ठीक है। तो जो आपका 60% जो लैंड था उसके ऊपर कैप्चर था आपके क्लर्जी का, आपके नोबल्स का, और पीजेंट्स में भी जो थर्ड स्टेट की सबसे ऊपर जो एक क्रीमी लेयर है, जो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स एटसेट्रा हैं, उनका लैंड के ऊपर कंट्रोल था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबल्टी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और क्या कह रहा है, जो आपके क्लर्जी थे, जो फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी का, सेकंड स्टेट था नोबल्स का, ये बाय बर्थ बहुत सारे सुविधाएं हैं, प्रिविलेजेस हैं, इनको दिए गए थे। अब वो सुविधाएं और प्रिविलेजेस क्या थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। तो क्या इनको छूट मिली हुई थी बाई बर्थ कि इनको ना छूट मिली हुई थी कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, और जो नोबल्स हैं वो फ्यूडल प्रिविलेज को भी इंजॉय करते थे। फ्यूडल क्या होता है, समाजवादी, आपकी सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है कि जो लैंड होती है वो लैंड लॉर्ड के कैप्चर में होती है, और लैंड लॉर्ड क्या करवाता है बच्चों, वो जो आपका जो लैंड लॉर्ड है वो किसानों से टैक्स आपका जो है टैक्स लेता है, ठीक है क्या। तो फिर क्या है कि फ्रांस में जो नोबल्स थे वो फ्यूडल सिस्टम का भी फ़ायदा उठा रहे थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज़, और फ्यूडल आपका जो प्रिविलेज है उसमें क्या आएगा कि वो ड्यूज़ ले सकते हैं। ड्यूज़ मतलब टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे, दे एग्जर्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और वो जो टैक्स लेंगे वो किससे लेंगे, किसानों से लेंगे, उनकी खेती के ऊपर टैक्स। पीजेंट्स वर ऑब्लिज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड, और जो आपके पीजेंट्स हैं ना
वो केवल टैक्स ही पे नहीं करते थे, बल्कि जो उनका लैंड लॉर्ड है उसके घर में भी, उसके खेतों में भी टू सर्व इन द आर्मी, उनको काम करना पड़ता था, और जब चाहे उनको आर्मी की में भी भर्ती कर लिया जाता था। उनको जो आपका जो बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग का काम है उसमें भी आपके पीजेंट्स को लगा दिया जाता था। मतलब जो पीजेंट्स हैं उनसे हर तरीके का कार्य करवाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। ठीक है। द चर्च टू एक्सर्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथ्स फ्रॉम द पीजेंट। यहाँ पे बच्चों आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है क्या, कि फ्रांस में कौन से 2 तरह के टैक्स हैं जो पीजेंट से या कॉमन पीपल से लिए जाते थे। ठीक है। जो आपके नॉबल्स हैं, जो क्लर्जी हैं, नॉबल्स हैं, इनको तो टैक्स देना ही नहीं है। ठीक है। तो जो आपका ये जो पीजेंट्स हैं ये ही क्या देते थे, टैक्स देते थे। तो फ्रांस में 2 तरह के टैक्स थे, एक तो टीथ था, एक टाइल था। ठीक है। जो टीथ जो आपका टैक्स है, द चर्च टू एक्सर्टेड इट शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टीथ्स फ्रॉम द पीजेंट। मतलब जो लोगों को फ्यूडुअल जो आपका था ना ड्यूज, वो ही नहीं देने पड़ते थे, बल्कि उनसे जो चर्च है वो भी उनसे टैक्स के रूप में टैक्स लेता था। ठीक है। और टीथ क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स है जो चर्च लेता था पीजेंट से। ठीक है। और इसमें क्या था कि जो भी आपकी उपज होगी उसका 1/10 हिस्सा आपको चर्च को देना पड़ेगा। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। अच्छा, एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्हें अपने राज्य को भी टैक्स देना पड़ता था। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल, और इसको हम लोग टाइल कह के पुकारते थे इस टैक्स को। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लीव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और टबैको। जो आपके डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, कंजप्शन की चीज़ें हैं, जैसे कि नमक है, नमक तब तक के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा रखा था बच्चों। ठीक है। और टबैको है, तंबाकू है, उस पर टैक्स लगा रखा था। और तो जो है लोग हैं वो टीथ टैक्स दे रहे हैं, वो टाइल टैक्स दे रहे हैं, और वो जो इनडायरेक्ट टैक्स एवरीडे कंजप्शन की चीज़ों पे भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज borne बाय द थर्ड स्टेट अलोन। और जो सारे टैक्सेस हैं उनका बोझ किसको ढोना पड़ रहा था बच्चों, थर्ड स्टेट को अकेले ही उसका भार उठाना पड़ रहा था। मतलब एक क्वेश्चन बन गया कि फ्रांस में कितने तरह के टैक्स लोगों को पे करने पड़ते थे। तो क्या है, मेनली है टीथ और टाइल, और लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स भी एवरीडे कंजप्शन की चीज़ों के ऊपर देना पड़ता था। तो बच्चों हमने क्या देख लिया कि ये जो सारे अत्याचारी जो रूल थे ना, जो आपके लोगों को जो के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था टैक्स के रूप में या और किसी कारण से, तो ये कारण बनता है आपके फ्रांस की रेवोल्यूशन का। सोसाइटी का जो ये डिवीज़न था ना, ये रीज़न बनता है। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।